आज हम दिन भर उनके साथ हैं, उनके साथ कैंपेन ट्रेल में हैं। आज सुबह इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उसके बाद उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के लिए किया हुआ प्रचार, हम दिन भर देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे रुक नहीं रहे अपने पक्ष के और अपने इंडिया ब्लॉक के अलायंस पार्टनर्स के जो कैंपेन्स हैं उस पे लगातार वो ट्रैवल कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी, CNN न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने व्यस्त स्केड्यूल से ये वक्त निकाला। आप लगातार महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। आज हमने देखा कि इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई उसमें आपने ये विश्वास जताया कि महाराष्ट्र में पूरी की पूरी 48 सीटें आप जीतेंगे। आपको एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे देखा जाता है। महाराष्ट्र में आपका असेसमेंट क्या है और उससे भी ज्यादा आगे चलकर देश के लिए आपका असेसमेंट क्या है? असेसमेंट से ज्यादा मैं मेहनत पर भरोसा रखता हूं और मैंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है। लगभग एक पूर्व विदर्भ का जो विभाग है वो छोड़कर पूरा महाराष्ट्र में घूम रहा हूं और देख रहा हूं। ऐसे नहीं कि पूर्व विदर्भ में कभी गया नहीं, गया तो हूं, मीटिंग्स भी काफी मेरी हुई है। एक लोगों के मन में आक्रोश है, गुस्सा है। दो तीन चीजें, एक तो जिस तरीके से बीजेपी का बर्ताव रहा है और उन्होंने की हुई जो गद्दारी है हमारे पक्ष के साथ, मेरे साथ, एनसीपी के साथ, पवार साहब के साथ, और दूसरा जुमलेबाजी। तो लोग नाराज हैं और सिर्फ नाराज नहीं, गुस्सा है। और 10 साल के बाद पहली बार मैं देख रहा हूं कि सामान्य आम आदमी जिसको कहते हैं वो खुलेआम मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहा है। ऐसी बात आज तक मैंने नहीं देखी थी। एक 14 में खास कर और 19 में 2 इलेक्शन हम उनके साथ रहे, हमारा गठबंधन था और तब एक मोदी जी की वेव दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उनके खिलाफ गुस्से की वेव मुझे दिखाई दे रहे हैं और खुलेआम लोग अपना मत, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा बदलाव मेरे महाराष्ट्र में तो दिखाई दे रहा है। आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही। आप कह रहे हैं गुस्सा लोगों में दिख रहा है। एक तरफ यह है, दूसरी तरफ यह है कि प्रधानमंत्री खुद काफी बार महाराष्ट्र में आए। तकरीबन 18 सभाएं हुई उनकी महाराष्ट्र में। पिछले 3 दिनों में 2 दिन तो वो मुंबई में ही थे। ऐसा हमने आज तक देखा नहीं है। तो ये किस तरीके से देखते हैं? हाँ, जब उन्होंने कुछ किया होता मुंबई के लिए अच्छी बात, तो उनको यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। और 2014 और 19 में सिर्फ आखिरी सभा के लिए वो आए थे। अन्यथा महाराष्ट्र में 2 या 3 बस ऐसी उनकी कैंपेन थी महाराष्ट्र में। इस बार तो लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट या सारे चुनाव क्षेत्र में वो गए हैं। उन्होंने सोचना चाहिए कि ये स्थिति क्यों आ गई उनके ऊपर। तो क्या आपको लगता है उनका ये कहना है कि उनके आने से गेम चेंजर होता है? वो महाराष्ट्र में कहते हैं उनके आने से गेम चेंज होगा। वो इसलिए होगा कि लोगों के जो घाव है उन्होंने किए हुए, लोग महाराष्ट्र के साथ जो उन्होंने मैं तो कहता हूं गद्दारी की। महाराष्ट्र से बहुत सारे उद्योगों को गुजरात लेके गए, तो वो महाराष्ट्र की जो भावना है उसके ऊपर वो नमक छिड़क रहे हैं और वो छिड़कने के लिए वो बार बार आ रहे हैं, तो लोग और गुस्सा हो रहे। तो ये गेम चेंजर जरूर होगा और लोग और गुस्सा हो गए। कल उन्होंने मुंबई में आके कहा कि उनके पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है और 25 साल का विजन है। आपको छेड़ा, पूछा कि आपने क्या किया? उन्होंने कहा हमने कोस्टल रोड दिया, उन्होंने कहा हमने MTHL दिया, हमने मेट्रो दी। तो उन्होंने कहा कि 10 सालों में हमने काफी कुछ दिया, 25 सालों में और भी देंगे। रिपोर्ट कार्ड में रिपोर्ट क्या है? फेल। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड उनका जो है, रिपोर्ट कार्ड जरूर है लेकिन वो फेल ऐसे लिखा हुआ है इसमें। कोस्टल रोड, ये तो हद हो गई। दूसरे के उम्मीदवार चुरा रहे, दूसरे के लोग चुरा रहे, दूसरे के मतलब मेरे पिताजी चुरा रहे, लेकिन दूसरों ने किए हुए काम भी चुरा रहे। तो यही तो उनको रिपोर्ट कार्ड है। झूठ बोलो और डट कर बोलो। मुंबई का कोस्टल रोड जो है वो मेरे मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई के लोगों के पैसे से बनाया है। उसमें मोदी जी का एक पैसा भी योगदान नहीं है, एक पैसा भी नहीं। और मेट्रो जो है उसमें भी मेरे महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा तो है। और ऐसे नहीं कि मोदी जी आए तो मेट्रो का जन्म हुआ। मेट्रो का जन्म तो पहले ही हुआ है, कांग्रेस गवर्नमेंट से वो चलते आ रहा है। तो ऐसी नई कौन सी बात उन्होंने बताई जुमलेबाजी के अलावा?
तो जो भी कुछ किया है, और मुंबई की जनता हमें जो जानती है वो सिर्फ उद्धव ठाकरे को नहीं, उद्धव बाला साहब ठाकरे, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और कोरोना के समय में जो मुंबई मॉडल की सराहना हुई, वो मोदी जी आप तो यहाँ आए नहीं थे ना। धारावी मॉडल का जो एक पूरे दुनिया में उसकी सराहना हुई, मोदी जी नहीं आए थे। और जब महाराष्ट्र कोरोना के साथ लड़ रहा था और मोदी जी खाली थाली बजाने के लिए कह रहे थे, तो उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर था और मैं तो गरीब लोगों के लिए शिव भोजन 10 रुपए में, कुछ दिन तक तो मैंने वो 5 रुपए में दिया था। और सबसे बड़ी बात यही है, खास कर जो मेरे महाराष्ट्र में अन्य राज्यों से आए हुए मजदूर हैं या लोग हैं, वो जब अपने घर जाना चाहते थे, गांव जाना चाहते थे, लगातार मैं मोदी जी और अमित शाह जी से बात कर रहा था कि हमें एक्स्ट्रा ट्रेन दे दो। लॉकडाउन की पहले की बात है, एक्स्ट्रा ट्रेन दे दो, महाराष्ट्र सरकार किराया देगी, इन लोगों को हम मुफ्त में जाने देंगे घर। तो मेरी बात नहीं मानी उन्होंने, नहीं मानी, नहीं ट्रेन दी। मैंने कहा कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, तो नहीं, अब तो नहीं हो सकता। लॉकडाउन डिक्लेयर किया, फिर लोग जो है उनका जो एक संयम रहता है वो टूट गया और वो लोग चल पड़े रास्ते पे। तो जहां वो बसे तो वहीं पर हमने उनकी कैंप लगाए और दिन में 3 बार उनको खाना खिलाया, उनका इलाज करवाया। लगभग 1 महीना भर के लिए 7-8 लोगों की हमने देखभाल की। तो मोदी जी वैसा आपने कुछ किया नहीं। जब हम लड़ रहे थे, इलाज कर रहे थे पूरे देश में, और मैंने कभी कहीं सुना नहीं, अन्य राज्यों में ऐसे हुआ होगा शायद, लेकिन चाइना ने 15 दिन में फील्ड हॉस्पिटल बनाया, मेरे अपनी मुंबई ने 17 दिन में बीकेसी में फील्ड हॉस्पिटल बनाया। और यहां कभी भी ऐसी लाशें आपको खुलेआम नहीं दिखाई दी। जब गंगा में लाशें बह रही थी, गुजरात में तो जगह नहीं थी, पूरे एक मैदान का शमशान घाट बन गया था। तो ये इतनी बुरी हालत जहां उनकी डबल इंजन की सरकार थी वहां हुई है। उद्धव जी, उस वक्त हम खुद फील्ड पे थे, धारावी हो, बाकी जगहों पे हो, घूम रहे थे। धारावी मॉडल के बारे में दुनिया भर में चर्चा हुई, लेकिन बीजेपी वही कहती है अब कि उस वक्त काम हुआ ना हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ, खिचड़ी स्कैम हुआ। भ्रष्टाचार जरूर हुआ, आपने अच्छी बात छेड़ी, भ्रष्टाचार जरूर हुआ। वो कर्नाटका में हुआ जब उनकी सरकार थी, येडुरप्पा की सरकार। और आपका अगर मेरे पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उन्हीं के एक विधायक है, अब है या शायद भूतपूर्व है पता नहीं, लेकिन यत्नाळ, बसवगौड़ा यत्नाळ पाटिल, उन्होंने तो खुलेआम कहा कि कोरोना समय में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का घोटाला कर्नाटक में हुआ जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। और आगे जाकर उन्होंने ये कहा है कि सरकार तो उनकी ही थी, बीजेपी की सरकार थी, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी है। और उन्होंने आगे जाकर कहा कि पार्टी अगर हिम्मत हो तो उनको नोटिस दे दे, मैं सारी पोल खोल दूंगा, किसने पैसे कमाए, कैसी संपत्ति इकट्ठा की है, जो पेशेंट आया करते थे, मरीज आया करते थे, उनका लाखों का बिल कैसे बढ़ाया जाता था, वो सारी बातें मैं खोलकर बताऊंगा। तो भ्रष्टाचार कर्नाटक में भाजपा गवर्नमेंट ने जरूर किया है। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड, जो सबसे बड़ी बात है, जिसका उल्लेख निर्मला सीतारामन जी के जो पति है परकला प्रभाकर, उन्होंने मोदी गेट किया है। मोदी गेट का मतलब क्या है? अमेरिका में हम जब छोटे थे तो एक वाटर गेट हुआ था, तब से भ्रष्टाचार को गेट शायद चिपका होगा। और प्रभाकर जी ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी ने किया है। उसी दरमियान पीएम केयर फंड का गठन हो गया। महाराष्ट्र से भी जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने सीएम केयर फंड या सीएम के फंड के लिए पैसा नहीं दिया, पीएम केयर फंड को दिया। टाटा ग्रुप ने एक ही चेक में 1,500 करोड़ रुपए दिए, लाखों करोड़ रुपए वहां इकट्ठा किए गए, लेकिन उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती, उसका कोई हिसाब किताब मांगे आप तो भी नहीं मिलेगा। तो वो पैसा कहाँ गया? क्या आपको ये सब देखते हुए कभी गुस्सा आता है कि वही लोग अब मुंबई में आते हैं, आपको गद्दार कहते हैं, आपके बेटे के बारे में बात करते हैं, सब कुछ कहते हैं कि आपकी वजह से? उनकी औकात क्या है? उनकी कौन होते हैं ये लोग? ये लोग हैं कौन? एक जमाना था, वो जमाना जरूर था कि हम जब बीजेपी के साथ थे तो अटल जी थे, अडवाणी जी थे, हमारे साथी प्रमोद जी थे,
अगर प्रमोद जी आज होते तो वही प्राइम मिनिस्टर होते, प्रधानमंत्री प्रमोद जी बनते, और वो काबिल आदमी था। ये लेकिन एक बेटी की वही तो है ना, दुख की बात है। बाकी सारे गद्दार लोगों के बेटे को मोदी जी ने टिकट दिया, लेकिन जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, ऐसे प्रमोद जी के बेटी को उन्होंने टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या उनको आप दिल्ली का बड़ा पद देने जा रहे हैं अभी 8-15 दिन में? दे दो। और उसके बावजूद आज जो नड्डा जी की बात आई है, ये तो हद होगी। मैंने कल कहा था एक इंटरव्यू में कि आने वाले दिनों में शायद मोदी जी आरएसएस को भी नकली आरएसएस बताएंगे। नहीं, यही मेरा सवाल रहने वाला था आपसे। आरएसएस अगले साल 100 साल पूरी कर रही है। भाजपा ने ये कहा था कि ये हमारा सपना है कि जब संघ 100 साल पूरा करे तब आरएसएस नहीं रहे। नहीं, बीजेपी का मतलब वो सपना था कि जब आरएसएस 100 साल पूरा करेगी तो आरएसएस नहीं रहेगी, यही शायद उनका सपना होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका उन्होंने सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया है, उन्होंने तो आरएसएस को पाबंदी लगाई थी ना, तो क्या मोदी जी लगाने जा रहे हैं? नड्डा जी जो बोलते हैं, उन्होंने कुछ 1 साल पहले कहा था कि इस देश में एक ही पार्टी रहेगी, लेकिन जो आरएसएस, जिन्होंने बीजेपी को सत्ता मिलने के लिए पूरी कितनी पीढ़ियां, 100 साल लगे, तो आप कुर्सी मिल गई तो आरएसएस को बैन करेंगे? ये कौन सी नीति है? तो आरएसएस को अगर वो बैन करेंगे तो देश की हालत, मतलब वो इनकी नीति क्या है, नियत क्या है? क्या आपको लगता है कि वो आरएसएस को खुद ही खत्म कर देंगे? जरूर। जिस तरीके से वो शिवसेना के साथ उन्होंने व्यवहार किया है, मेरे पिताजी ने, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी ने, मोदी जी को जब अटल बिहारी जी डस्टबिन में डाल रहे थे, राजधर्म का पालन किया होगा, वो गुजरात के दंगे हुए थे, वो अटल जी तो नाराज थे और उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ है, राजधर्म का पालन करना होगा। और ये बात तो मेरे पिताजी ने मीटिंग में कही थी, आडवाणी साहब आए थे और उस वक्त मेरे पिताजी ने कहा था कि नहीं, मोदी जी को हटाना मत। तो जिसने उनको साथ दिया उसी का उन्होंने घात किया, एक तरीके से कह सकते। और मेरा कसूर क्या था? 2014 में, आज वो कहते हैं ना कांग्रेस के साथ गया, लेकिन 2014 में तो मैं यही था। तो आपने गठबंधन तोड़ा था, मैंने नहीं। मेरे 2 बार उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर के लेटर के लिए सपोर्ट मांगने के लिए मेरी सिग्नेचर ली थी, तो मैं कौन था? तो अचानक उनको ऐसे कैसे लगा कि और नकली संतान आप कौन है? आपके पिताजी, आपके माताजी, उनका सर्टिफिकेट मैंने कभी मांगा है? आप नकली संतान बोलते। तो यही तो मैं कहता हूं, औकात क्या है ऐसे लोगों की? उद्धव ठाकरे जी, आप एक पक्ष चला रहे हैं जिसने काफी स्थित्यंतर देखे हैं। ये मेरा जर्नलिस्ट के बतौर तीसरा एक्टिव इलेक्शन है। 2019 में जिस तरीके से रीजनल पार्टीज, महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में अलग है, इसमें क्षेत्रीय जो पार्टीज हैं इनका दबदबा है और ये डिफाइन करती हैं। ये बाइपोलर पार्टी सिस्टम नहीं है। पिछली बार तो कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी और आप जानते हैं कि परफॉर्मेंसेस रीजनल पार्टीज के कैसे रहे। तो क्या आप सोचते हैं कि 2019 से 2024 तक इन क्षेत्रीय पार्टियों पर ही कहीं ना कहीं आंच आ रही है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति बदल रही है? पूरे देश की राजनीति बदल रही है। जैसे आपने कहा, यह भी सच्चाई है कि पिछली बार महाराष्ट्र से कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट आई थी, लेकिन वो भी एक जमाना था कि पूरे देश में बीजेपी की 2 ही सीट आई थी जी। तो कभी किसी ने सोचा था कि इनके 300 पार हो जाएंगे? जैसे 2 के 300 हो गए तो 300 से 2 भी हो सकते हैं, और 2 ही आने चाहिए। कौन 2 आपको पता है? तो मेरी प्रार्थना है कि यही 2 सीटें बीजेपी की आनी चाहिए और आ भी सकती। और दक्षिण मुंबई का इतिहास है, एक जमाने में कांग्रेस के एक लीडर हुआ करते थे मुंबई के, एस के पाटिल, सका पाटिल, काफी ताकतवर थे वो, और उनको हराना, जैसे वो कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ऐसे माना जाता था कि सका पाटिल, एस के पाटिल को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तब एक सामान्य व्यक्ति उनके सामने खड़ी हो गई और उन्हें कहा कि हम इनको हरा सकते हैं, हम इनको हरा सकते हैं, और उन्होंने हरा दिया। और उस व्यक्ति का नाम जॉर्ज फर्नांडिस था। जब जॉर्ज फर्नांडिस करके मशहूर नहीं थे, एक सामान्य जैसे होते एक सादा यूनियन लीडर, तब उनकी वो ये नहीं था, रुतबा और ये नहीं था। बाद में वो बहुत बड़े हो गए। तो एक कॉमन मैन ने एस के पाटिल को हराया,
राजनारायण जी ने इंदिरा जी को हराया था, तो सबकी हार तो होती है, जैसे जीत होती है वैसी हार होती है। ये सब कॉमन मैन की एक उंगली की ताकत है। एक उंगली से वो तानाशाही को हटा सकते हैं और हटाएंगे। क्योंकि आपको लगता है कि रीजनल पार्टीज पर महाराष्ट्र में जो आंच आती हुई दिख रही है, दोनों पार्टियां, चाहे आपका पक्ष हो चाहे राष्ट्रवादी हो, दोनों ही पिछली बार से दो टप्पों में विभाजित हो चुके हैं, ताकत कम हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विभाजित नहीं हुए हैं। जिन लोगों ने कुछ लोगों को बड़ा किया, ऐसे बड़े किए गए लोग हमसे गद्दारी कर कर निकल गए, लेकिन जिन्होंने उनको बड़ा बना किया वो सारे लोग मेरे साथ है, और वही यही हमारी ताकत है। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पक्षों की ताकत कम नहीं हो पाएगी? सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में। और यही तो अपना प्रजातंत्र है, जिसे हम संघ राज्य कहते हैं। मोदी जी संघ राज्य सिस्टम खत्म करना चाहते हैं। वन नेशन वन टैक्स, वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लीडर, तो हम ये नहीं होने देंगे। मेरा तो मानना है कि हमारी सरकार आएगी तो जो टैक्स का अधिकार है वो राज्यों को देना चाहिए वापस। जो अपने संविधान में लिखा है कि आपातकाल और एक्सटर्नल अफेयर्स, इसके अलावा केंद्र की सरकार, उसको केंद्र की सरकार नहीं कहनी चाहिए, जो भी है दिल्ली में बैठी हुई सरकार और राज्यों की सरकार, उनके अधिकार समान है। तो वही प्रजातंत्र है और वही संविधान है। तो हम संघ राज्य की जो पद्धति है उसको हम टूटने नहीं देंगे। हर एक राज्य का जो अधिकार है हम उनको वापस दे देंगे। और ये जो मोदी जी का चल रहा है कर लो देश मुट्ठी में, वो उनके मुट्ठी में हम नहीं जाने देंगे। क्या आपको डर है कि भाजपा कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगी अगर वो सत्ता में आती है तो? डर नहीं, ये सच्चाई है। और मेरा सपने में आई हुई बात नहीं है। उन्हीं की जो लोग हैं, जैसे कर्नाटक का जिक्र मैंने किया था वो भ्रष्टाचार के लिए, वैसे वहीं के एक है हेगड़े, उन्होंने कहा है, राजस्थान के लोगों ने कहा है कि इसलिए हमें 400 पार करना है कि हमें संविधान बदलना है। और इसके पीछे भी महाराष्ट्र द्रोह है, क्योंकि महामानव जिसको हम मानते हैं, दैवत मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, एक साधा इंसान, गरीब परिवार में जिनका जन्म हुआ, दलित परिवार में जिसका जन्म हुआ, इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है, मेरे से बुद्धिमान कैसे हो सकता है, यही उनका पेट दर्द है। और उन्होंने लिखा हुआ संविधान हम क्यों माने? तो वो तोड़ने के लिए ये साजिश चल रही है। कुछ आखिरी सवाल उद्धव ठाकरे जी, एक तो महाराष्ट्र में जैसे क्षेत्रीय पक्ष अपने आप में बल रखते हैं, वैसे ठाकरे ब्रांड भी अपने आप में नेशनल लेवल पे बल रखता है। अगर आप कुछ बात कहते हैं, अगर आदित्य ठाकरे कुछ बात कहते हैं, तो उसको सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश सुनता है। अब भाजपा ये कहता है कि ये ठाकरे ब्रांड जो है ये भी बढ़ चुका है, हमारे साथ जो हैं वो सच्चे ठाकरे हैं और जो कांग्रेस के साथ हैं वो सच्चे ठाकरे नहीं है। क्या आपको दुख होता है कि आपका एक टाइम का अलायंस पार्टनर? दुख होता है कि दुख से ज्यादा मुझे दया आती है कि ऐसे, मराठी में कहते हैं ना, निर्बुद्ध, ऐसे लोगों के साथ हम 25-30 साल रहे और जिनकी कोई, फिर से एक बार कहता हूं, कोई औकात नहीं थी, उनको हमने कंधे पर लेकर हम पूरे महाराष्ट्र में घूमे। और इतने ये लोग गिरे हुए निकलेंगे अंदाज नहीं आया था। और मैं तो जहां जहां गया, हर मीटिंग में मैंने जनता की माफी मांगी है कि हमसे वो पाप अनजाने में हुआ, लेकिन अब पछतावा हो रहा है। और जनता कहती ठीक है, वो चाहे कुछ भी कहे, वो कोई ब्रह्मदेव नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो वही तो हमारी ताकत है। लगता है कि इस बार चुनाव में ये दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। और जैसे मैंने कहा कि बीजेपी और कोई भी ब्रह्मदेव नहीं है। जनता ठाकरे ब्रांड जो मेरा मतलब मैंने नहीं बनाया, ये तो हमारी देन, जो विरासत, जिसको परिवारवाद कहते हैं मोदी जी, तो मैं कहता हूं आप आपका परिवार का, आपकी परिवार की पहचान दे दो, मेरी मैं दे देता हूं, देखो लोगों के ऊपर छोड़ो किसका परिवार वो अपनाते हैं। एक आखिरी सवाल आपके लिए, ये जो बैटल फॉर भारत है, इस बार 60 टप्पों में पूरा भारत चूज कर रहा है कि 10 साल जो सरकार रही वही रहे या उसको उखाड़ के फेंक दे। इसे क्या आप एक निर्णायक इलेक्शन मानते हैं भारत के ओवरऑल फ्यूचर के लिए, और इसे आप किस दिशा में जाता हुआ देखते हैं?
अपने देश के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। अन्यथा अपना देश रशिया जैसे चल रहा है, पुतिन वो भी वहां चुनाव करवाते हैं नाम के लिए। अब कुछ ही दिन पहले वहां चुनाव हुए और जो मैंने खबर पढ़ी 98% वोट पुतिन जी को मिले। तो इतने वो लोकप्रिय है, पता नहीं। मोदी जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं और अपने देश को तानाशाही की ओर लेके जा रहे हैं। एक विधान, एक प्रधान, एक ये सब एक 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 मतलब, और मेरे आसपास अगल बगल में कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, सिर्फ मैं और मैं अकेला, मैं और मेरा, मैं ही मेरा परिवार हूं, मेरे परिवार में और कोई नहीं चाहिए। तो ये खतरनाक चीज है और इसीलिए मैं पूरी जनता को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जहां भी मतदान बाकी है, कि आप अपना भविष्य, देश का मतलब क्या है, क्या होता है देश? देश मतलब जनता। तो जनता, आज की जो जनता है वो और उनका जो भविष्य है, मतलब उनकी पीढ़ी, उनके परिवार, उनका भविष्य आप तानाशाह के हाथ में नहीं देना। नहीं तो वो जब बड़े हो जाएंगे तो आप सवाल करेंगे और वो पूछेंगे, बाबा मैं तो छोटा था, मुझे मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन आपने मुझे गुलाम बना दिया, क्यों बना दिया? तो अपने बच्चों को गुलाम मत बनाना। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। एक आखिरी सवाल जिसके लिए आखिरी? यही आखिरी होगा, लेकिन इस बात को भारत की जनता ने सुनना चाहिए क्योंकि आपका पक्ष हमेशा हिंदुत्ववादी पक्ष रहा है। कल मोदी जी जब मुंबई में आए, उनकी रैली में एक बड़े नेता ने ऐसे कहा कि आप लोगों के साथ जो मुस्लिम हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको कहा गया है कि वो जो ठाकरे ब्रांड है। ऐसा कौन सा बड़ा नेता है जिसका नाम लेने के लिए आपको शर्म आती है? नहीं, शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। आपको भी पता है कि राज ठाकरे ने कहा कि आपके साथ जो दूसरे देश की जनता बड़ी है लेकिन मुस्लिमों के प्रति आपका जो स्टांस है, बार बार जब आपकी रैलीज होती हैं तो 2611 निकाला जाता है। ठीक है, एक मिनट, फिर मैं जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन उत्तर भारतीयों के साथ उन्होंने जो पत्थरबाजी की है, जैन लोगों के साथ जो उनकी भावना को ठेस लगाई है, उसके लिए मोदी जी से उत्तर मांगो ना। जी बिल्कुल। उत्तर भारतीयों को उन्होंने क्यों मारपीट करवाई? जैन लोगों की वो छेड़छाड़ जब की उनके देरासर के सामने, वो उनको मोदी जी को कहो आप जाकर उत्तर दे दो। और ये जो हिंदुत्ववाद के लिए पक्ष हमेशा खड़ा रहा है, क्या आपको लगता है कि यही डेंट करने की कोशिश की जा रही है जब ये कहा जाता है कि आपकी रैलीज में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए, या आप लोग ऐसे पक्ष के साथ हो जो कसाब के साथ है? और जब वो शोले का डायलॉग है ना, दूर गांव में रात में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जाने तो गब्बर आ जाएगा, वैसे जब देश की जनता भूख के कारण प्रधानमंत्री को कहती है हमें अनाज दे दो, हमें नौकरी दे दो, हमें जॉब चाहिए, हमें मुफ्त में अनाज नहीं चाहिए, पसीने की कमाई चाहिए, तो ये कहते हैं कि सो जाने तो मुसलमान आ जाएंगे। तो ये फियर से बिल्कुल बिल्कुल है। और इसमें मैंने कहा ना, मैंने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। और मेरा हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व में जमीन आसमां का फर्क है। मेरा हिंदुत्व है वो घर का चूल्हा जलाने वाला है, बीजेपी का हिंदुत्व घर जलाने वाला है। तो जो भी इस देश को अपना मानता है वो हमारा है। मेरे पिताजी जब भाषण की शुरुआत किया करते थे तो पहले तो वो जमलेल्या माझ्या तमाम मराठी बांधवांनो भगिनींनो, फिर उन्होंने देखा कि जब हिंदुओं की बात है तो उन्होंने हिंदुओं की बात की। आज देश की लड़ाई तो मैंने देशभक्त बांधवांनो कह रहा हूं मैं। तो इनको देशभक्त के लिए आपत्ति क्यों? ये ऐसे कहने वाले सारे देशद्रोही है। जिसको भी मेरे देशभक्त शब्द पर आपत्ति है वो सारे देशद्रोही है, ये मेरा स्टेटमेंट है। उद्धव ठाकरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो दिस वाज एन एब्सोल्युटली एक्सप्लोसिव इंटरव्यू बाय उद्धव ठाकरे इन वन ऑफ द मोस्ट important battles, the battle for Bharat, that the entire country is watching and is going to vote for in the 5th phase for 20th of May.